Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 17th of March 2022, Thursday. Motivation of the day is impossible is just an opinion. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। ATF पास ₹1 lakh mark for first time in history. So what is ATF? ATF is basically aviation turbine fuel. It is a type of fuel or crude oil that used in aircraft powered by gas engine or gas turbine engines, and they have international standard or international specification. Number of time you might have heard Jet A, Jet A1, all these are the different types of ATF, that is aviation turbine fuel. और जिस तरह से रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें ATF पर भी देखने को मिलेगा। वेडनेसडे को प्राइस ऑफ जेट फ्यूल has seen the increase of over 18%, and that 18% increase in ATF price has breached the mark of 1 lakh for the first time in history. तो ATF का प्राइस जो है वो 1 लाख का मार्क क्रॉस कर चुका है पहली बार, और जिसकी वजह से जो ऑलरेडी रिकवरिंग एविएशन इंडस्ट्री है वो अपने प्राइस मार्जिन पर सफ़र करेगी। जैसा कि हम सभी को पता था, कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई इंडस्ट्री थी, और अभी रिकवरी स्टार्ट हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो ईज़ हुए थे, नेशनल और इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी वो रिज्यूम हुई थी। तो एविएशन इंडस्ट्री वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू रिकवर देयर लॉसेज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, बट जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ATF के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द रिकवरी प्रोसेस एज वेल एज द प्रॉफिट मार्जिन फॉर एविएशन कंपनी। क्योंकि एविएशन कंपनीज का ये कहना है कि जो ये इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस में, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट कस्टमर पर नहीं पड़ेगा। ये उनका ये कहना है कि हम इमीडिएटली इस इंक्रीज़ को कस्टमर तक पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिसेंटली एविएशन कंपनीज ने ऑलरेडी जो प्राइस है टिकट का, जो फेयर प्राइस है वो इंक्रीज़ किया है, और इसके बाद अगर वो फिर प्राइस इंक्रीज़ कस्टमर पर पास ऑन करते हैं, ATF का जो प्राइस इंक्रीज़ है वो कस्टमर पर पास ऑन करते हैं, देयर मे बी द इम्पैक्ट ऑन फुटफॉल और इम्पैक्ट ऑन डिमांड। क्योंकि प्राइस आप फेयर का एक लेवल तक हाई कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो डेफिनेटली वो पैसेंजर फुटफॉल पर, डिमांड और सेलिंग पर इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रिज्यूम किया गया है, और हो सकता है कि ट्रैफिक फ़्लो इंक्रीज़ करे एंड वी कैन एब्जॉर्ब दिस इंक्रीमेंट इन ATF। बट अगर इसका हम सीधा इस इंक्रीज़ को जो ATF के प्राइस में इंक्रीज़ होगा सीधे कस्टमर को पास ऑन करेंगे, सो देयर मे बी द चांस दैट डिमांड वुड बी हिट, और जो रिकवरी एंटिसिपेट करी जा रही है एविएशन इंडस्ट्री में वो नहीं हो पाएगी। हालांकि चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो चाहे फ्यूल रिटेलर्स हों, उनका ये कहना है कि जो ये इंक्रीज़ हो रहा है ATF के प्राइस में, दिस इज़ टेम्परेरी इन नेचर, दिस इज़ अ टेम्परेरी राइज ट्रिगर्ड बाय द यूक्रेन क्राइसिस इन लास्ट 15 डेज़। और जैसे ही ये क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व होगी, ये ख़त्म होगी, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और जो ATF के प्राइसेस हैं वो फिर से ईज आउट हो जाएंगे, एज आ रिटेलर्स का कहना है। बट स्टिल जो एविएशन इंडस्ट्री है वो ATF के प्राइस से सफ़र कर रही है, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट देयर प्रॉफिट मार्जिन एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट देयर रिकवरी प्रोसेस आफ्टर पैंडेमिक, एंड दिस इज़ द स्केलिंग न्यू हाइट ऑफ ATF सिंस March 16, 2021 टू March 16, 2022। पिछले 2 सालों का हम देख सकते हैं कंपैरिजन कि ATF के जो प्राइजेस हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। 60 से लेकर के 1,10,000 तक ये प्राइस पहुंच चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एविएशन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा। इसके अलावा एक शॉर्ट न्यूज़ और थी ऑयल इंपोर्ट से रिलेटेड। ऑयल इंपोर्टर इंडिया थाईलैंड टू बी हिट हार्डेस्ट सेज S&P। तो S&P ने अपनी स्टडी, अपने जो फोरकास्ट है उसमें कहा है कि जो लार्ज ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, थाईलैंड, ऐसे कंट्रीज़ जिनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है मोस्टली इम्पोर्टेड कोल पर और इम्पोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करती है, ऐसे कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे अमंग एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ बाय ऑन गोइंग क्राइसिस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर।
और S&P के अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट इंडिया पर 2 से 3 साल तक रहेगा। इस पर्टिकुलर क्राइसिस का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर। नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए या बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए S&P ने 7.8% की GDP प्रोजेक्ट करी है इंडिया के लिए। इसके बाद 6 to 6.5% का ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है S&P ने इंडिया के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। एंड इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5.4% का इन्फ्लेशन का टारगेट S&P ने फोरकास्ट किया है फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो S&P की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कंट्रीज जो कि ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं, और जितना ज़्यादा कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया एक्ट टू सीज गैप इन व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट। रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट सिर्फ क्रूड ऑयल या एनर्जी रिक्वायरमेंट पर ही या एनर्जी सोर्सेस पर ही नहीं पड़ रहा, उसका इम्पैक्ट फूड सप्लाईज पर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वीट की सप्लाई को लेकर के जो कंट्रीज़ हैं दे आर वेरी कॉशियस और वेरी मच कंसर्न, उसको देखते हुए इंडिया इज नाउ रोलिंग आउट इट्स एम्बिशियस प्लान और एम्बिशियस मेजर over the coming weeks just try to establish themselves as a dominant exporter of high quality wheat। तो इंडिया बेसिकली जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो गैप आया है, स्पेशली व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट में जो गैप आया है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उस गैप को टैप अप करने की कोशिश कर रही है। इंडिया ये चाह रही है कि वर्ल्ड उसे एक डोमिनेंट व्हीट एक्सपोर्टर के फॉर्म में देखे, एंड दैट इज़ वाई जो ये अभी शॉर्टेज और स्कैसिटी जनरेट हुई है इन व्हीट एक्सपोर्ट, इंडिया उसको फुलफिल करने जा रहा है। हालांकि रिसेंटली एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी बिजनेस स्टैंडर्ड में, अगर आप उसके थ्रू गए हो तो आपको पता होगा कि जो 3 सालों में जो इंडिया का जो व्हीट का स्टोरेज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, और इस केस में कैसे इंडिया जो है वो किस तरीके से एम्बिशियस मेजर लेगा इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ डोमिनेंट एक्सपोर्टर ऑफ हाई क्वालिटी व्हीट, इट इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग पाथ फॉर इंडिया। बट येस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह जो अदर इम्पोर्टर्स थे वो अभी इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न कभी कभी सप्लाई साइड डिसरप्शंस भी होते हैं, कभी कभी कमोडिटी तो अवेलेबल होती है बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ बैन इनटू फाइनेंशियल सिस्टम और बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ की वजह से ये सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिलता है, और वही हो रहा है। और इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को इंडिया टैप करना चाह रहा है। द मेजर विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द कोर्स ऑफ अराउंड 2 weeks इंक्लूड setting up the government laboratories for what? For testing the quality of wheat, making extra rail wagons, किस लिए? For transport of available wheat, as well as working with port authorities to give priorities to wheat export। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो इंडिया अडॉप्ट कर सकता है लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए, जहाँ पर जो वीट की क्वालिटी है उसकी टेस्टिंग हो, पोर्ट अथॉरिटी से कोलैबोरेट कर रहे हैं जिससे कि जो वीट का एक्सपोर्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाए ओवर अदर शिपमेंट्स, अदर कार्गोज, जो इंस्पेक्शंस होते हैं, क्वालिटी चेकिंग्स होती हैं, जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, उसमें प्रायोरिटी दी जाए वीट एक्सपोर्टर्स को। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए विद इन द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्स्ट्रा रेल वैगन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। अगर प्रोडक्शन की बात करी जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का सेकेंड नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। और स्टोरेज में भी इंडिया के पास ऐसा कहता है कि इंडिया के पास इतना स्टोरेज है कि इंडिया एक बहुत लंबे टाइम तक कंट्री की नीड को या डिफरेंट कंट्रीज़ की या ग्लोबल नीड को पूरा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। तो डेफिनेटली इंडिया वांट टू exploit this opportunity by taking the advantage of its surplus stock at home। तो जो भी surplus stock wheat का पड़ा हुआ है इंडिया में, that they want to use that surplus stock for establishing itself as a dominant exporter। तो बहुत सारी जो डील्स हैं इंडिया उसको परस्यू कर रहा है व्हीट एक्सपोर्ट की। जिस तरह से ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं कमोडिटी के, उसको एक्सपोर्ट करने में इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ परसुइंग दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो यूक्रेन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर क्राइसिस में, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर।
ये भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि इंडिया सबसे अच्छा मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, तो वाई नॉट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर। सो हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी चेक्स, बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स, बिकॉज ऑफ द number of other administrative and documentation and domestic condition, India was not able to establish itself as a dominant wheat exporters, क्योंकि अवेलेबिलिटी होना, स्टॉक होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप कंट्री एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होंगे। अदर जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी सपोर्टिंग होनी चाहिए, वो भी कॉर्डियल होनी चाहिए। अब चूंकि यूक्रेन वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था वीट का, यूक्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व है रशिया की क्राइसिस में, एंड दैट इज़ वाई वीट एक्सपोर्ट इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड एंड इंडिया इज़ ट्राइंग टू टेक अप द पोजिशन ऑफ यूक्रेन हेयर। और जिसके लिए बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, पोर्ट हैं, रेलवे अथॉरिटीज़ हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज़ हैं, उनसे कंटिन्यूअस कंसल्टेशन चल रहा है कि कैसे इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकता है। हालांकि पिछले लास्ट 1-2 सालों का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है अप टू 6.12 मिलियन टन्स, जो कि पिछले 2 साल पहले 1.12 मिलियन का था। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर इंडिया अच्छी तरीके से टैप कर ले गया तो इट विल बी द गुड शॉट फॉर इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 13। व्हाई द नेक्स्ट FATF रिव्यू इज क्रिटिकल फॉर इंडिया। तो नेक्स्ट FATF रिव्यू होने वाला है, उसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल कवर किया। इट इज़ नॉट अ न्यूज़, इट इज़ बेसिकली एन आर्टिकल जहाँ पर FATF को डी कोड किया गया है। FATF के बारे में जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए गए। नंबर ऑफ टाइम मैं न्यूज़ एनालिसिस में FATF की न्यूज़ डिस्कस करती हूँ, तो आई थॉट दैट कवरिंग दिस न्यूज़ वुड बी beneficial for future discussion. So, put off twice in the last 2 years due to COVID-19 pandemic, the evaluation of India by Financial Action Task Force could start by the end of this year. तो 2 साल से ये FATF का जो रिव्यू था ये पैंडमिक की वजह से रुका हुआ था, बट नाउ एट द एंड ऑफ दिस ईयर FATF Financial Action Task Force review could start, or this time the assessment by FATF has its own significance for India। और बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया कि क्यों इस बार का रिव्यू इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली FATF एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। FATF क्यों आया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा पर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है, स्पेसिफिकेशन सेट करती है, जस्ट टू प्रमोट द पॉलिसीज फॉर व्हाट, टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। इनिशियली जब ये एस्टैब्लिश हुई थी 1989 में तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एस्टैब्लिश हुई थी। लेटर ऑन इसको टेरर फंडिंग से भी रिलेट कर दिया गया, क्योंकि ये पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो भी पैसा इधर से उधर ही होता है, सिफन ऑफ होता है, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ टाइम बाद टेरर फाइनेंसिंग को भी FATF के ऑब्जेक्टिव्स में ऐड कर दिया गया। सो FATF's इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एम्स टू प्रिवेंट द इलीगल एक्टिविटीज़ दैट हार्म्स द सोसाइटी। तो ओवरऑल इट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी। इसके अलावा ये कंट्रीज़ को भी साथ में लाती है इन ऑर्डर टू जनरेट द पॉलिटिकल विल, जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर नेशंस हैं, वो अपने कंट्री में जो लेजिस्लेशन पास करें, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाएं, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ को स्टॉप किया जा सके, रिमूव किया जा सके। अभी के लिए FATF में 37 मेंबर जुरिडिक्शंस हैं या कंट्रीज़ हैं बोल सकते हैं, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GCC भी बोलते हैं। तो EU और GCC के अलावा 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं इस पर्टिकुलर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के। So with this huge membership, FATF basically represent the major financial center in all part of the globe. अब दूसरा क्वेश्चन ये, what are the FATF recommendations? तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली एक सजेशन होते हैं। FATF जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, ये पॉलिसी इम्परेटिव सेट करती है, पॉलिसी रिकमेंडेशन या सजेशन सेट करती है कंट्रीज़ के लिए,
जिसके बेसिस पर कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करती हैं या नए रूल्स को इम्प्लीमेंट करती हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। और इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो ऐसे वेपन्स जो कि मास डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनकी फंडिंग को भी स्टॉप करने का काम करती है। तो जो रिकमेंडेशंस होती हैं FATF की वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट होती हैं और इसके अलावा रिकमेंडेशन को अपडेट करने के अलावा FATF कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है, जिस पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग बॉडी कंटिन्यूसली मॉनिटर्स एंड मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर कंट्रीज आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट्स स्टैंडर्ड्स फुल्ली एंड इफेक्टिवली एंड विद द स्पिरिट। तो रिकमेंडेशन के अलावा, सजेशंस के अलावा FATF मॉनिटरिंग का काम भी करती है, देखती है कि जो कंट्रीज़ को बोला गया है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो रूल्स लाए गए, क्या कंट्रीज उसको इफेक्टिवली फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, एंड व्हाट आर द मेजर्स कंट्रीज आर टेकिंग इनटू देयर डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर स्टॉपिंग, फॉर रिमूविंग दिस मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस एंड टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और इसी मॉनिटरिंग की प्रोसेस के तहत जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका पीयर रिव्यू होता है रेगुलर बेसिस पर, जिस पे ये जो FATF है ये चेक करती है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं कंट्रीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन वो प्रॉपर हैं कि नहीं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाकिस्तान के केस में हमने FATF का नाम सुना है जहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। रिसेंटली हमने एक कंट्री के और कंटेक्स में अभी FATF का नाम सुना है, उस कंट्री को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है और वो कंट्री इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस करी है न्यूज़, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके उस कंट्री का नाम बताइए जिसको भी रिसेंटली ग्रे लिस्ट में डाला गया। हालांकि ये न्यूज़ हमने डिस्कस करी थी। तो जो पीरियोडिक रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू मतलब कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को रिव्यू करते हैं, कोई सुपर या सुपरमेसी वाली बॉडी नहीं होती। पीयर जो मतलब होता है हमारे जो कलीग्स होते हैं, को फेलोज होते हैं, मतलब जो 36 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को रिव्यू करते हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज़ को रिव्यू करते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन्होंने मेजर लिए होते हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इनटू देयर डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, वो वर्ल्ड स्पिरिट से इंप्लीमेंट करी जा रही है कि केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए करी जा रही है। तो एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है जो कि 18 महीनों तक कंप्लीट होती है। नाउ ग्रे लिस्ट क्या है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ग्रे लिस्ट क्या है? जब FATF किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में, कई सारी लिस्ट होती हैं, दो इंपॉर्टेंट लिस्ट की हम बात कर लेते हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट की जब कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में लाती है तो उसका या FATF किसी भी कंट्री को या जुरिडिक्शन को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करता है, प्लेस करता है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपली मीनिंग ये होती है कि नाउ द मॉनिटरिंग ऑन दैट जुरिडिक्शन विल इंक्रीज, क्योंकि कंट्री को की जो रिव्यू प्रोसेस हुई थी उसमें देखा गया कि उस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन ने या उस पर्टिकुलर कंट्री ने या मेंबर ने प्रॉपरली जो FATF के रूल्स से जो रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, या हम ये कह सकते कंट्री फेल हुआ इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इनटू देयर होम एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसकी वजह से उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में, या हम बोल सकते हैं कि वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है, और उसके बाद से उस पर्टिकुलर कंट्री पर, उस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन पर जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। So grey list means the countries has committed to swiftly resolve the identified strategic deficiency within the agreed time framework and is subjected to increased monitoring। और उस पर्टिकुलर कंट्री जो कि ग्रे लिस्ट में होती है उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, कभी कभी 6 मंथ का, कभी कभी 1 ईयर का, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और उस कंट्री से कहा जाता है कि आप ये सारी रिकमेंडेशन फॉलो करिए 6 महीने तक या 1 साल तक, ये जो हमने रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली आपके लिए दिए रिव्यू में, इसको आप फॉलो करिए, देन यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस ग्रे लिस्ट। एट प्रेजेंट 23 कंट्रीज, जिसमें Pakistan, Myanmar, Cambodia, Philippines, Morocco, they all are in grey list of FATF। तो in short,
ग्रे लिस्ट का मतलब है हाई रिस्क जुरिडिक्शन कंट्रीज, मतलब वॉच लिस्ट में है ये कंट्रीज, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, ये FATF से मैच नहीं कर रही, इसलिए इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया। देयर आर सीरियस एंड स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके लिए FATF ने इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला, और FATF ने उनको 6 महीने का टाइम दिया उन कंट्रीज़ को कि भैया अपनी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली इंप्रूव कर लो, FATF के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कर लो, अदरवाइज यू विल बी पुट इनटू ब्लैक लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट में मतलब फिर उस कंट्रीज़ के जितने भी इंटरनेशनल और फाइनेंशियल असेट्स हैं उनको सीज कर दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इशू आने लगते हैं, कंट्रीज़ उनको फंड नहीं करती, जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, तो बेसिकली कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना चाहता। दैट इज़ वाई दिस ग्रे लिस्ट इज बेसिकली अ वार्निंग लिस्ट। अब क्वेश्चन आता है इंडिया का रिव्यू है इस बार। सो व्हेन इज इंडियाज FATF रिव्यू, तो इंडिया का रिव्यू कब है और ये एक्चुअली कब शेड्यूल था। तो जैसा कि मैंने बताया कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इंडिया का जो पीयर रिव्यू है वो नहीं हो पा रहा था, बट इस साल के लास्ट में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है दैट टेक्निकल रिव्यू फॉर इंडिया will start in the month of September or October this year and followed by on-site visit in the month of February 2023। तो सितंबर अक्टूबर में पेन एंड पेपर पर जो एक पीयर रिव्यू होता है वो प्रोसेस होगी, और फरवरी में FATF की जो बॉडी है वो विजिट करेगी इंडिया में जस्ट टू हैव द फिजिकल इंस्पेक्शन, और इसके 10 महीने बाद जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करी जाएगी कि इंडिया का रिव्यू कैसा रहा, इंडिया की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं वो FATF कंप्लाइड हैं या नहीं है। इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा कि ब्लैक लिस्ट में, या इंडिया कंटिन्यू बी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस लिस्ट। जो लास्ट रिव्यू इंडिया का हुआ था वो 2010 में हुआ था, और इस रिव्यू में ये ऑब्जर्व किया गया था कि इंडिया ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव करी है for addressing the deficiencies related to money laundering and terror financing। जो भी deficiencies ऑब्जर्व करी गई थी थ्रू म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, उसका इंडिया ने रेगुलरली फॉलोअप लिया और इंडिया ने इफेक्टिवली सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस रजिस्टर करी है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। सो वाई शुड इंडिया बी कंसर्न दिस टाइम, क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो अच्छी रही है, इंडिया है जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपरली टैकल कर रहा है। दिस टाइम इंडियाज रिव्यू विल बी क्रूशल फॉर वेरियस रीजन्स, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग के केस में तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बट येस मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में, जिसकी वजह से इस बार जो है वो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंडिया पर जो स्क्रूटनी है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। ऑल्दो जो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी अपना विजुअल स्क्रूटनी इंक्रीज़ करी है, बट चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। रिसेंटली इंडिया के जो अभी इंडिया ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है एक कंट्री से, उसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इन सारे इवेंट के बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंडिया का जो रिव्यू है वो बहुत क्रूशल रहेगा। हालांकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या जो अदर सेक्टर्स की रेगुलेटरी बॉडीज़ हों, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए हैं, जैसे कि RBI ने KYC AML इंस्पेक्शन टीम को भी बनाया है। तो लेकिन अगर एक इंस्टांस की बात की जाए, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज मेजर्स टेकन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, येस बैंक, ILFS, दीवान हाउसिंग फाइनेंसेस, इस सब में फ्रॉड के केस रिपोर्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली शिपयार्ड कंपनी में भी फ्रॉड का बहुत बड़ा केस हो, चाहे वो NSE हो, सारे अगर आप रिसेंट टाइम में देखें तो पिछले 10 सालों में बहुत सारे फ्रॉड के केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। इन ऑल दीज केसेस एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वर लेवल अगेंस्ट द टॉप मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स। तो इसकी वजह से इंडिया थोड़ा सा इस पर्टिकुलर रिव्यू को लेकर के कॉशियस है कि कहीं इंडिया को ग्रे लिस्ट में ना डाल दिया जाए, और अगर इंडिया ग्रे लिस्ट में आ जाता है आफ्टर पैंडेमिक तो रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर इंडिया। So let's see how this time FATF assessment will go on. Apart from money laundering cases, this watchdog will also look for other sectors like narcotics, smuggling, wildlife trafficking. और इंडिया ने बहुत कोई अच्छी परफॉर्मेंस इन केसेस पर नहीं दी है, चाहे वो ड्रग का केस हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो। तो येस दिस टाइम FATF रिव्यू इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर इंडिया। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इंडिया में इंपोर्ट 50 मिलियन बैरल्स ऑफ चीप
रशियन ऑयल. सो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ रशियन ऑफर्स, जो कि रशियन कंपनीज ने 27% टू 30% तक का डिस्काउंट ऑफर किया था इंडिया को ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस. तो इंडिया इज एक्चुअली going to take the advantage of Russian offer to sell its crude oil cheap and bear the cost of insurance and transportation. तो बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर दिए थे रशियन कंपनीज ने. इनिशियली इंडिया ने टाइम लिया सोचने के लिए, बट नाउ इंडिया में इम्पोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन बैरल्स ऑफ चीप रशियन ऑयल. क्योंकि इनिशियली इंडिया इस बात को लेकर के अपनी इमेज पोर्ट्रे नहीं करना चाहता था कि इंडिया इज़ फंडिंग द वॉर, बट जो अभी न्यूज़ आ रही उसके अकॉर्डिंग इंडिया में इम्पोर्ट एज मच एज 2 मिलियन टन्स एमटी और रफली 15 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड फ्रॉम रशिया even after the sanction by Western economies on Russia. तो रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी 3 मिलियन बैरल का जो रशियन यूरल्स है उसको खरीदा और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि डेफिनेटली इंडिया विल गो विद रशिया फॉर टेकिंग द एडवांटेज. यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सुप्रीम रखने की हम बात कह सकते हैं. स्टिल इंडिया इज़ नॉट अलाइन टू एनी सुपर पावर. तो इंडिया इज़ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफर 27% टू 30% प्राइस डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जो बेयरिंग है वो भी रशियन कंपनीज कर रही हैं. तो बहुत सारे जो OMCs हैं इंडिया में दे आर गोइंग फॉर डील विद रशिया. हालांकि जो बायलैटरल अरेंजमेंट किया है इंडिया और रबल INR और रबल को लेकर के वो रिवाइव होगा, देन ओनली इंडियन कंपनीज विल बी एबल टू रीपे और विल बी एबल टू clear their import bill with Russia. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडाइसेस सर्ज ऑन ईजिंग ऑयल प्राइसेस. तो रिसेंटली हम बोलते हैं लास्ट वीक में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो अप्रॉक्सीमेटली $100, हम WTI या ब्रेंट की सेपरेट बात नहीं करते हैं, एक एवरेज लेकर चलते हैं, $100 पर बैरल तक पहुंच गया 140, जो कि पिछले हफ्ते 140 का टारगेट अचीव कर रहा था. तो थोड़ा सा ईज आउट देखने को मिला हमें ऑयल प्राइसेस के केस में बिकॉज ऑफ द promise or the commitment made by other oil importing countries that they will increase their supply. तो इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल हो चाहे WTI हो, वेस्ट टेक्सास हो, दोनों के ही केस में हमें ऑयल के जो प्राइस हैं वो थोड़े से कम होते हुए, ईज आउट होते हुए दिखे, जिसकी वजह से इंडिया में जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी उन्होंने भी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर्ड करी. सो इंडियाज बेंचमार्क इंडाइसेस अप्रॉक्सीमेटली सर्ज क्लोज टू 2% ऑन वेडनेसडे बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस that leads to the certainty towards the microeconomic fundamentals. तो जिस तरह से इंडिया ने जो रशिया के ऑयल को ख़रीदने के लिए भी एक थोड़ा सा प्रोग्रेस शो करी है, पीस टॉक हो रही हैं जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच में, और सप्लाई को इंक्रीज़ करने के जो कमिटमेंट की हैं अदर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ने, इन सारे इवेंट्स के बीच में जो इन्वेस्टर्स थे वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिला. Apart from it, China's vote to stabilize its market also added to the cheer, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही 1.86 और 1.87% की ग्रोथ रजिस्टर करी रिस्पेक्टिवली. और these are the top 5 Sensex gainer and BSE sectoral indices. So रियलिटी मेटल, ऑयल एंड गैस, ऑटो, IT में इंक्रीज देखने को मिला. टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इंफोसिस एंड बजाज फाइनेंस वर द टॉप सेंसेक्स गेनर. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Future was to reverse store takeover by RIL. So Kishore Biyani led Future Retail said on Wednesday that it was committed to taking all the action necessary to seek value adjustment and reversal of takeover of stores by Reliance Group. लास्ट मंथ में हमने डिस्कस किया था कि RIL ने जो फ्यूचर के जो रिटेल स्टोर्स हैं उनका टेक ओवर स्टार्ट कर दिया है. क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर थे वो अपने कुछ ड्यूज क्लियर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से RIL ने टेक ओवर स्टार्ट कर दिया था. बट नाउ फ्यूचर इज़ विलिंग टू टेक देयर स्टोर्स बैक, क्योंकि वैल्यू एडजस्टमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूचर ग्रुप है वो कह रहा है कि दे आर नाउ गोइंग टू रिवर्स दिस प्रोसेस ऑफ टेक ओवर ऑफ द स्टोर्स बाय रिलायंस ग्रुप.
फ्यूचर का ये भी कहना है कि दिस वाज द यूनिलैटरल डिसीजन और एक्शन टेकन बाय आरआईएल। हालांकि फ्यूचर अमेजोन और आरआईएल का जो ये डिस्प्यूट हो रहा है ये नए नए फेजेस ले रहा है। फिलहाल के लिए फ्यूचर ने बोला था इट वाज अ यूनिलैटरल ड्रास्टिक यूनिलैटरल एक्शन, जिसकी वजह से एक सरप्राइज जनरेट हुआ एफआरएल में, और नाउ एफआरएल इज टेकिंग ऑल द पॉसिबल मेजर्स टू टेक बैक देयर स्टोर एक्विजिशन बाय आरआईएल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रेज ₹1,361 crore from highway monetization in financial year 22. गडकरी। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 8,361 करोड़ का फंड रेज किया थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ NH। NH स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। सो जिस तरह से गवर्नमेंट का जो एक एम्बिशियस स्कीम आई थी NMP, जिसमें गवर्नमेंट ने जो भी अनयूज्ड असेट्स थे, जितने भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के पास, उनको मोनेटाइज करने की बात कही थी, और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ने 8,361 करोड़ का जो मोनेटाइजेशन है असेट्स का वो किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बोलूँ तो 8,361 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे इनटू दिस फिस्कल ईयर। और जो ये मोनेटाइजेशन हुआ ये टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र TOT मॉडल के तहत हुआ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स। अंडर TOT गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू कलेक्ट टोल फीस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो TOT के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने 8,361 करोड़ का पैसा रेज किया या फंड रेज किया। And this FATF news we have already discussed. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.